दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच फैला यह सन्नाटा किसी साधारण कूटनीतिक विराम जैसा नहीं था, बल्कि उस तूफान से ठीक पहले की खामोशी जैसा था जिसमें सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। क्योंकि जिस क्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह दावा किया कि भारत ने अमेरिकी किसानों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं, टैरिफ लगभग शून्य कर दिए गए हैं और यह एक ऐतिहासिक ट्रेड डील है, उसी पल से वैश्विक राजनीति की धड़कन तेज हो गई। मगर इस धड़कन में ताल नहीं थी, बल्कि असमंजस था, क्योंकि नई दिल्ली ने न तो पुष्टि की न खंडन किया, और यही चुप्पी धीरे धीरे एक विस्फोटक प्रश्न चिन्ह में बदल गई। क्या यह सच में कोई डील थी, या केवल एक नैरेटिव, एक दबाव की रणनीति, एक चुनावी संदेश, या फिर शक्ति संतुलन को झुकाने का प्रयास? दुनिया के बड़े मीडिया हाउस इस ट्वीट को ब्रेकिंग न्यूज बना चुके थे। बाजारों में हलचल थी, विश्लेषक आंकड़े निकाल रहे थे, लेकिन भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ट्वीट नहीं, मानो जानबूझकर समय को खींचा जा रहा हो। और इसी खींचे हुए समय में सवाल उभरने लगे कि जिस डील की चर्चा महीनों से बैक चैनल वार्ताओं में चल रही थी, उसमें असल में मेज पर क्या रखा गया था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की अपेक्षा साफ थी, भारत कृषि, डेयरी और कुछ संवेदनशील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी टैरिफ दीवारें गिराए। वह दीवारें जो दशकों से छोटे किसानों, सहकारी डेयरी मॉडल और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा का प्रतीक रही हैं। और बदले में अमेरिका भारत को सीमित बाजार पहुंच, कुछ निवेश आश्वासन और रणनीतिक साझेदारी के वादे दे। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, यह सवाल और तीखा होता गया कि क्या यह सौदा संतुलित था। क्योंकि ट्रंप के अपने बयान में यह बात छिपी नहीं थी कि अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ बनाए रखेगा, यानी एक तरफ भारत अमेरिकी उत्पादों पर शून्य या लगभग शून्य टैरिफ लगाए और दूसरी तरफ अमेरिका भारतीय निर्यात पर वही शुल्क जारी रखे। अगर यह ढांचा सच था तो इसे पारस्परिकता कैसे कहा जा सकता है? यह तो सीधा सीधा असंतुलन का संकेत था। और यहीं से कहानी में सस्पेंस ने गहराई लेनी शुरू की, क्योंकि यह वही दौर था जब यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भारत झुक गया है, कि भारत ने दबाव में आकर अपने बाजार खोल दिए हैं, कि घरेलू राजनीति से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारी पड़ गया है। लेकिन ठीक उसी समय ऊर्जा आयात के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। एक ऐसी कहानी जो सुर्खियों से दूर थी, लेकिन कूटनीति की असली भाषा में बहुत कुछ कह रही थी। क्योंकि भारत के कच्चे तेल और गैस आयात में विविधता बढ़ रही थी, मध्य पूर्व के साथ साथ रूस और अन्य स्रोतों से आपूर्ति के रास्ते मजबूत किए जा रहे थे। और यह संकेत था कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को केवल ट्रेड डील के बदले गिरवी रखने के मूड में नहीं है, बल्कि वह लंबा खेल खेल रहा है। और इसी लंबे खेल में 2012 से 2024 तक के आंकड़े बार बार सामने आ रहे थे। कभी 2008 की वैश्विक मंदी की याद दिलाते हुए, कभी 2000 के दशक की उदारीकरण नीति से तुलना करते हुए, मानो यह बताया जा रहा हो कि भारत ने पहले भी दबाव देखे हैं, समझौते किए हैं और हर बार अपने लिए कुछ स्पेस बनाया है। लेकिन इस बार दांव बड़ा था, क्योंकि यह केवल टैरिफ या बाजार पहुंच का सवाल नहीं था, यह राजनीतिक संदेश का सवाल था, घरेलू किसानों की प्रतिक्रिया का सवाल था, उस वैश्विक छवि का सवाल था जिसमें भारत खुद को एक उभरती हुई लेकिन आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है। और सस्पेंस यही नहीं रुकता, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमेरिकी बयान और भारतीय चुप्पी के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। कुछ विश्लेषकों ने इसे साइलेंट नेगोशिएशन कहा, कुछ ने रणनीतिक असहमति, और कुछ ने सीधा यह सवाल उठाया कि क्या कोई डील थी ही नहीं? क्या यह केवल एक तरफा घोषणा थी जिसे तथ्य बनाकर पेश किया गया? और अगर ऐसा था तो भारत की चुप्पी क्या किसी काउंटर मूव की तैयारी थी? क्योंकि कूटनीति में अक्सर सबसे बड़ा बयान वही होता है जो नहीं दिया जाता। और इसी अनकहे बयान में यह आशंका भी छिपी थी कि अगर भारत वाकई अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल देता है, तो उसका असर केवल व्यापार संतुलन पर नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राजनीतिक समीकरण और सामाजिक ताने बाने पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर भारत इस नैरेटिव को चुनौती देता है, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या टैरिफ बढ़ेंगे? क्या रणनीतिक सहयोग पर असर पड़ेगा? या क्या यह सब केवल शोर बनकर रह जाएगा? और इस अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर अगला कदम पिछले से ज्यादा अहम था। क्योंकि यह कहानी केवल दो देशों के बीच की नहीं थी, यह उस वैश्विक व्यवस्था की कहानी थी जिसमें ताकत, व्यापार और राजनीति एक दूसरे में घुल चुके हैं, और जहां हर ट्वीट, हर चुप्पी, हर आंकड़ा एक संदेश होता है।
और इस संदेश को पढ़ने की कोशिश में ही सस्पेंस पैदा होता है, क्योंकि अभी तक यह साफ नहीं था कि अंत में पर्दा किस दिशा में गिरेगा। क्या यह एक असंतुलित सौदे की कहानी बनकर इतिहास में दर्ज होगा, या फिर एक ऐसे क्षण के रूप में याद किया जाएगा जब चुप्पी ने बयान से ज्यादा असर डाला। और यही अनिश्चितता इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी, क्योंकि वैश्विक राजनीति में कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो आधिकारिक तौर पर कहीं ही नहीं जाती। रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत की नीति को यदि हालिया वैश्विक भू राजनीति के बड़े फ्रेम में देखा जाए तो यह केवल ऊर्जा आयात का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह उस दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता की अभिव्यक्ति बन जाता है जिसे भारत शीत युद्ध के बाद से और विशेष रूप से पिछले एक दशक में लगातार गढ़ता आया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस से रियायती दरों पर क्रूड ऑयल खरीदना नई दिल्ली के लिए आर्थिक रूप से तर्कसंगत था, लेकिन इसके निहितार्थ आर्थिक सीमाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। यही कारण है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका के नीति निर्माताओं, विशेषकर वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में यह अपेक्षा बनी कि व्यापार या तकनीकी सहयोग में राहत के बदले भारत धीरे धीरे मॉस्को से ऊर्जा निर्भरता कम करेगा, तब भी नई दिल्ली की ओर से न तो कोई सार्वजनिक घोषणा आई और न ही कोई ऐसा संकेत मिला जिससे यह लगे कि भारत अपने निर्णय बाहरी दबावों के अनुरूप ढालने जा रहा है। यह चुप्पी अपने आप में एक संदेश थी कि भारत के लिए प्राथमिकता न तो किसी एक शक्ति ध्रुव को खुश करना है और न ही किसी वैचारिक खांचे में खुद को सीमित करना, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करना है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस बहुध्रुवीय संतुलन की नीति को अपनाया है, उसमें एक ओर अमेरिका के साथ रक्षा समझौते, उन्नत तकनीक, सेमीकंडक्टर, क्वाड और समुद्री सहयोग शामिल हैं, तो दूसरी ओर रूस के साथ दशकों पुरानी सैन्य साझेदारी, परमाणु ऊर्जा सहयोग और अब ऊर्जा आयात का विस्तारित ढांचा भी बना हुआ है। यही संतुलन अब अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए एक जटिल चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि उस रणनीति की बुनियाद इस धारणा पर टिकी है कि भारत चीन के उदय को संतुलित करने में एक प्रमुख साझेदार होगा और पश्चिमी प्रतिबंधों के ढांचे के भीतर ही अपने निर्णय लेगा। लेकिन जब भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखता है, तो यह संकेत देता है कि प्रतिबंधों की भी एक सीमा होती है और हर देश उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के चश्मे से देखता है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल विदेश मंत्रालय की भूमिका नहीं थी, बल्कि डील की किसी भी संभावित घोषणा से पहले वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के बीच कई दौर की गहन बैठकें हुई, जिनमें चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति, रुपए पर दबाव और घरेलू ऊर्जा कीमतों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े सलाहकारों ने स्पष्ट शब्दों में यह रखा कि भारत जैसे विकासशील लेकिन तेजी से बढ़ते अर्थतंत्र के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। यदि रूसी क्रूड कम लागत पर उपलब्ध है, परिवहन और रिफाइनिंग के बाद भी कुल आयात बिल को कम करता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाता है, तो उसे केवल राजनीतिक या नैतिक दबाव के आधार पर रोकना आत्मघाती कदम होगा। इसी बिंदु पर वॉशिंगटन की अपेक्षाएं और नई दिल्ली की प्राथमिकताएं सीधे टकराईं, क्योंकि अमेरिका की दृष्टि में यह मुद्दा रूस को अलग थलग करने की व्यापक रणनीति से जुड़ा था, जबकि भारत की दृष्टि में यह घरेलू आर्थिक स्थिरता और सामाजिक राजनीतिक संतुलन से जुड़ा था। इस टकराव का असर केवल द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया कि क्या तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अधूरी, अस्पष्ट या अतिशयोक्तिपूर्ण घोषणा के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की थी कि भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग थी। कुछ सांसदों और विश्लेषकों ने यह भी पूछा कि क्या वास्तव में कोई औपचारिक समझौता हुआ था या फिर यह केवल एक राजनीतिक संदेश था, जिसे घरेलू दर्शकों और सहयोगी देशों को यह दिखाने के लिए गढ़ा गया कि अमेरिका की प्रतिबंध नीति प्रभावी है। अमेरिकी मीडिया के एक वर्ग ने इसे जल्दबाजी और कूटनीतिक अपरिपक्वता करार दिया, यह कहते हुए कि भारत जैसे देश के साथ संबंधों को केवल दबाव और सार्वजनिक बयानबाजी से नहीं संभाला जा सकता। इसके विपरीत ट्रंप समर्थक खेमे ने इसे रणनीतिक दबाव की एक चाल बताया, एक ऐसा प्रयास जिसमें सार्वजनिक मंच पर अपेक्षाएं रखकर भारत को धीरे धीरे नीति परिवर्तन की ओर धकेलने की कोशिश की गई। लेकिन भारत की ओर से आई शांत लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि नई दिल्ली अब उस दौर में नहीं है।
जहां वह किसी एक शक्ति के संकेतों पर अपनी ऊर्जा, रक्षा या विदेश नीति को पुनर्परिभाषित करे। इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत की रूस से ऊर्जा खरीद को केवल द्विपक्षीय लेन देन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उभरते नए समीकरणों का हिस्सा है, जहां एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देश अपने हितों के अनुरूप नए आपूर्ति मार्ग और साझेदार तलाश रहे हैं। भारत ने न तो सार्वजनिक रूप से पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की और न ही रूस के हर कदम का समर्थन किया, लेकिन उसने यह जरूर स्पष्ट किया कि उसकी विदेश नीति किसी श्वेत श्याम नैरेटिव में फिट नहीं होती। यही कारण है कि रूस से तेल खरीद जारी रखते हुए भी भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ संवाद, सहयोग और साझेदारी के दरवाजे खुले रखे। यह संतुलन साधना आसान नहीं है, क्योंकि हर निर्णय के साथ कूटनीतिक आलोचना, मीडिया दबाव और रणनीतिक संदेह जुड़े होते हैं। लेकिन अब तक भारत ने यह दिखाया है कि वह इन दबावों को संभालने की क्षमता रखता है। अंततः यह पूरा घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीतिक स्वायत्तता कोई सैद्धांतिक नारा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कठिन फैसलों का परिणाम है। फैसले जिनमें आर्थिक तर्क, घरेलू राजनीति, वैश्विक शक्ति संतुलन और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित आपस में गुथे होते हैं, और जिनमें किसी एक पक्ष को पूरी तरह संतुष्ट करना अक्सर संभव ही नहीं होता। इसी बीच कथित 37 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसके दावों ने वैश्विक कूटनीतिक हलकों में हलचल जरूर पैदा कर दी। इस कथित क्लिप में भारत और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऊर्जा सहयोग, तेल गैस आपूर्ति और स्थानीय मुद्रा आधारित व्यापार को लेकर बातचीत के संकेत बताए जा रहे हैं। भले ही इस क्लिप की सत्यता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हों, लेकिन इसके वायरल होते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नसों में तनाव महसूस किया जाने लगा। खासकर वॉशिंगटन में बेचैनी का माहौल बना, क्योंकि यदि भारत और रूस जैसे बड़े देश द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर को दरकिनार कर स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को संस्थागत रूप देते हैं, तो यह न केवल मौजूदा वैश्विक वित्तीय ढांचे के लिए चुनौती होगी, बल्कि अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व की आधारशिला को भी दीर्घकालिक रूप से कमजोर कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर डी-डॉलराइजेशन की चर्चा अकादमिक दायरों से निकलकर नीति निर्माण के मंचों तक पहुंच चुकी है, और यह कथित क्लिप उसी प्रक्रिया को एक ठोस राजनीतिक संकेत के रूप में प्रस्तुत करती दिखाई दी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू संभावित अमेरिकी प्रतिक्रिया है। यदि अमेरिका भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ाने की अपनी धमकी को अमल में लाता है, तो इसका असर केवल द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को गहरा झटका लगेगा। भारत आज फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। अमेरिकी दवा कंपनियों की बड़ी निर्भरता भारतीय जेनरिक दवाओं पर है, जबकि आईटी और डिजिटल सेवाओं में भारतीय कंपनियां अमेरिकी कॉरपोरेट जगत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। ऐसे में कठोर टैरिफ नीतियां केवल भारतीय निर्यातकों को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाएंगी और अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे को भी प्रभावित करेंगी। यही कारण है कि अमेरिका के भीतर ही कई उद्योग समूह और कॉरपोरेट लॉबी सरकार पर दबाव बना रही हैं कि भारत के खिलाफ आक्रामक व्यापारिक कदम उठाने से पहले उसके दीर्घकालिक परिणामों पर गंभीरता से विचार किया जाए। भारत की रणनीति इस पूरे घटनाक्रम में अपेक्षाकृत संयमित और बहुस्तरीय रही है। सार्वजनिक मंचों पर तीखी बयानबाजी से परहेज किया गया है, लेकिन बैक चैनल कूटनीति लगातार सक्रिय है। नई दिल्ली यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह टकराव नहीं चाहती, लेकिन अपने रणनीतिक हितों से समझौता भी नहीं करेगी। इसी समानांतर भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और दीर्घकालिक ऊर्जा अनुबंधों पर काम तेज कर दिया है। यह कदम किसी एक देश के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने जैसा नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपने लिए विकल्प तैयार करने की एक संरचनात्मक रणनीति है। भारत यह समझता है कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में शक्ति केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं होती, बल्कि भुगतान प्रणालियों, वित्तीय नेटवर्क और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा के मोर्चे पर भारत की स्थिति विशेष रूप से दिलचस्प है। रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद ने भारत को न केवल घरेलू महंगाई को नियंत्रित करने में मदद की है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसे एक व्यावहारिक और स्वायत्त खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने यह स्पष्ट किया
कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता है और वह किसी भी एक ध्रुव की नीति के अनुसार अपने आर्थिक निर्णय नहीं ले सकता। स्थानीय मुद्रा में ऊर्जा व्यापार का विचार इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि यह मॉडल सफल होता है तो भविष्य में अन्य विकासशील देश भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय संतुलन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव आ सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह पूरा घटनाक्रम भारत के लिए एक नाजुक संतुलन साधने की चुनौती पेश करता है। एक ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करती है। वहीं दूसरी ओर रूस के साथ दशकों पुराना रक्षा और ऊर्जा सहयोग है। भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है और वर्तमान परिस्थितियों में यह नीति नए रूप में सामने आ रही है। भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह भी स्पष्ट कर रहा है कि उसके राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। घरेलू राजनीति के स्तर पर संभावित टैरिफ समझौतों का असर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि भारत कृषि क्षेत्र में व्यापक टैरिफ कटौती करता है तो इसका सीधा प्रभाव करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ेगा। ये किसान पहले से ही बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। अमेरिकी कृषि उत्पाद, जो भारी सब्सिडी के कारण अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, यदि भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश करते हैं तो यह घरेलू कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।